साथियों नमस्कार। सीरीज ऑफ एजुकेशन में विमल सर की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से आप लगातार कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ेंगे, सीरीज ऑफ एजुकेशन के साथ जुड़ेंगे। सहायक शिक्षक की कंप्लीट प्रिपरेशन हम कोशिश करते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को प्रोवाइड करा सकें। आज हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट। साथियों, जो भी पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सहायक शिक्षक की कंप्लीट बैच को 999 रुपये शुल्क के साथ आपको मिल रही है। हमारे एप्लीकेशन सीरीज ऑफ एजुकेशन यूट्यूब प्ले स्टोर पर सर्च करके आप प्राप्त कर सकते हो। नोट्स भी हम बहुत जल्दी साथियों आप सभी के लिए प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हम जब भी हमारी नोट्स आप सबके लिए रेडी हो जाएंगी हम आप सभी को इन्फॉर्म करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। यूनिट फर्स्ट से हम आज के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट यूनिट है स्वयं के पर्यावरण को समझना। अब भाई, स्वयं के पर्यावरण, स्वयं का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? स्वयं से तात्पर्य यहाँ पर बच्चों से है। ठीक है, तो बच्चे अपनी पर्यावरण को समझते कैसे हैं, जानते कैसे हैं, इस यूनिट में हम इसी पर बात करें। अब हम जाने कि पर्यावरण को समझना कैसे है बच्चों को, उसके पहले हमको जानना होगा कि ये पर्यावरण होता क्या है, किसे हम पर्यावरण कहेंगे। तो देखो, हमारे चारों ओर से घिरे वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। भाई, हमने 10वीं 12वीं की कक्षाओं में क्या पढ़ा है? परिधन आवरण। परि का अर्थ है चारों तरफ और आवरण का अर्थ है घेरा। कहने का तात्पर्य है हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हमको दिखाई दे रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं, है ना। देखो, जैविक अजैविक घटकों से निर्मित वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। भाई, जान रहे हैं जब बात आती है पर्यावरण की तो पर्यावरण के दो घटक शामिल होते हैं। एक तो है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के मिश्रण से ही पर्यावरण का निर्माण होता है ना। अर्थात यही जो है मानव के प्रमुख घटक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, देखो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इसके अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे हुए, देखो किसी भी जीव के चारों ओर घिरे हुए भौतिक और जैविक दशाएं, उनके साथ अंतःक्रिया की गतिविधियों को शामिल करता है। कहने का क्या तात्पर्य है भाई? जब हम बात करते हैं पर्यावरण, पर्यावरण एक तरह से क्या है? परिवेश ही है ना। और इस परिवेश में सभी प्रकार के जीवधारी घिरे हुए हैं भौतिक और जैविक दशाओं के साथ, और परस्पर बातचीत करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, अपनी दैनिक गतिविधियों को भी क्या करते हैं? वो संपन्न कर रहे हैं ना, उसी पर्यावरण में ही संपन्न कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी बड़ा जानवर हो, छोटा जानवर हो, मानव हो, या फिर कुछ दूसरे प्रकार के जीव जंतु ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये सभी क्या है? पर्यावरण के ही हिस्सा है और पर्यावरण में ही अपना रहन सहन, अंतःक्रिया की प्रक्रिया जो है पूर्ण कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें मैं पर्यावरण के घटक की, तो देखो पर्यावरण की जब बात आती है ना तो उनके घटकों की भी बात आती है। ठीक है, पर्यावरण की प्रमुखता हम दो मानते हैं, लेकिन 3 घटक पर्यावरण के संदर्भ में होते हैं। पहला आता है आपका जैविक घटक, दूसरा आता है अजैविक घटक और तीसरा आता है ऊर्जा संगठक। सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्यावरण के घटकों में पहले घटक की। तो देखो, जैविक घटक, भाई नाम से स्पष्ट है ना यहाँ पर, इसमें सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, जंतु आदि जो है जैविक घटक में शामिल होते हैं। जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे, ये दोनों चीज़ें यहाँ शामिल किए गए हैं। आपने पर्यावरण में जितनी भी जीव जंतुएं देखी होंगी, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, चाहे छोटे से छोटे पेड़ हो या बड़े से बड़े पौधे, पेड़, झाड़ियाँ, सभी आपको पर्यावरण में ही देखने को मिलता है और यही जैविक घटक का एक हिस्सा है। ठीक है, सेकंड बात करें हम अजैविक घटक की। अजैविक घटक जिसे हम भौतिक संगठक के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, जल, वायु, स्थल, खनिज तत्व आदि को इसमें शामिल किया गया है। जितने भी अर्थात जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के अलावा जितने भी अन्य जो घटकें हैं, चाहे हम जल की यहाँ बात कर लें, चाहे हम वायु की बात कर लें, चाहे हम स्थल की बात कर लें, खनिज तत्व जो कि मृदा के अंदर, जमीन के अंदर लगा होता है, हम उसकी भी बात करेंगे अगर यहाँ ना। तो ये सभी अजैविक घटक, इसको भौतिक घटक भी कहा जाता है। ये संसाधन है एक तरह से, है ना, लिमिट में ये उपलब्ध है हमारे पर्यावरण में, चाहे वो जमीन के अंदर हो या जमीन के बाहर ही हो, ये एक लिमिट में रहता है ऐसी चीज़ें, है ना। तो ये जल, वायु, स्थल, खनिज, ये सभी अजैविक घटकों में शामिल किए गए हैं। आगे हम बात करते हैं ऊर्जा घटक की। तो देखिए, ऊर्जा के घटक क्या है भाई? इसमें सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा को शामिल किया गया है, ऊर्जा के जो घटक है ना। अब सौर ऊर्जा निकलती क्या है से आप सभी जान रहे हैं। जो सौर ऊर्जा है वह सूर्य से प्राप्त होती है ना।
सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही सौर ऊर्जा है। ये भी जो है पर्यावरण के घटक में से एक है। आखिरकार वो सूर्य से पर्यावरण में ही तो आ रहा है ना भाई, उसका जो लाइट है, उसका जो प्रकाश है, ठीक है। तो इस तरह से पर्यावरण के घटक की यहाँ पर मैं बात करूँ तो पर्यावरण के 3 घटक है। जैविक घटक में जितने भी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आते हैं। अजैविक घटक में जल, वायु, स्थल, खनिज इत्यादि को शामिल किया गया है। और ऊर्जा घटक में सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, देखो पर्यावरण के यहाँ पर प्रकार की बात कर लेते हैं। आखिर पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? तो साथियों, जब हम पर्यावरण के डेफिनेशन को पढ़ते हैं, पर्यावरण के डेफिनेशन को समझते हैं, तो उनके टाइप्स को भी हमको पढ़ना होगा, है ना, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बच्चे पर्यावरण के बारे में क्या जानते हैं? आप बच्चों को बता रहे हो ना कि पर्यावरण ये होता है, ऐसा होता है पर्यावरण के अंदर में, इसको शामिल किया गया है ना। आपको इसको रटवाओगे नहीं, ठीक है। बच्चों में एक समझ विकसित कर रहे हो, याद रखना इस बात को, क्योंकि आप एक प्राइमरी के टीचर हो। और प्राइमरी के जब आप बच्चों को पढ़ाते हो ना, तो बच्चे को आप रटवाते नहीं, बच्चों में क्या विकसित कर रहे हो? आप समझ विकसित कर रहे हो, ठीक है। चलिए, अब पर्यावरण के यहाँ पर प्रकार की बात करूँ तो पर्यावरण के यहाँ 2 प्रकार होते हैं। क्या क्या है? तो एक तो है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण, ये 2 पर्यावरण है। अब इनको हम एक एक करके पढ़ें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की, कि आखिर प्राकृतिक पर्यावरण होता क्या है। नाम से स्पष्ट है ना। प्राकृतिक अर्थात जो नेचुरल है, प्रकृति से जो प्रदत्त है, देन है, स्वतः जिसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से। हाँ, तो देखिए प्राकृतिक पर्यावरण, इसमें प्राकृतिक परिवेशों को शामिल किया गया है। अब जितने भी प्राकृतिक परिवेश हैं, अर्थात ऐसी हमारे जो पर्यावरण एक तरह से परिवेश ही है ना। हमने कहा है पर्यावरण एक तरह से परिवेश ही है, लेकिन इस परिवेश में जो जो चीज़ें हमको प्राकृतिक रूप से मिलती है, जो जो चीज़ें मानव द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति से प्रदत्त है, ऐसी चीज़ें ही प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा होता है। इसमें देखो, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होता है। जैसे भूमि, भूमि को इंसानों ने नहीं बनाया मेरे मित्रों, है ना। भूमि प्रकृति की देन है। जैसे जल, क्या हमने जल को बनाया है? नहीं, जल तो प्रकृति की देन है। चाहे बात करें हम वायु की, हवा की, चाहे हम अन्य पेड़ पौधे, पादप जंतुओं या जीव जंतुओं की, ये सभी चीज़ें जो है प्रकृति की देन है, इसको इंसानों ने नहीं बनाया है। तो ये सभी मिल करके प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य है जो प्रकृति की देन है, जिसको प्रकृति ने दिया हुआ है, वे सभी मिल करके जो है प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और ये प्राकृतिक पर्यावरण जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? 3 प्रकार का प्राकृतिक पर्यावरण होता है। अब ये प्राकृतिक पर्यावरण के इन तीनों प्रकारों की मैं बात करूँ तो जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये 3 होते हैं जो कि प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। अब बारी बारी हम इन तीनों को भी बेसिक एक समझ स्थापित कर लेते हैं। चलिए सबसे शुरू हम बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर जल मंडल है। और जल मंडल, देखो भाई, जल मंडल मतलब जहाँ जल है उसको जल मंडल कहेंगे, है ना। तो संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग, अर्थात मान लीजिए पृथ्वी 100% है, ठीक है। अब 100% में अकेले जो है 71% केवल जल है। यहाँ साथियों याद रखना, 71% भाग पर जल है संपूर्ण पृथ्वी का। हम जहाँ पर रहते हैं ना साथियों, तो केवल वह 29%, 29% पर ही स्थल है जहाँ पर मनुष्य निवास करता है, अन्य जानवर निवास करते हैं। बाकी 71% भाग जो भूमि का, संपूर्ण पृथ्वी का पूरा जलों से ही घिरा हुआ है, ठीक है। अर्थात 3/4 भाग, 71% भाग जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी पर जल की जो अधिकता है, अर्थात सबसे ज़्यादा जल है पृथ्वी पर, इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल मंडल की अधिकता है, जलों की अधिकता है। 71% भाग पर जल होने की वजह से इसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नीला ग्रह इसलिए भी कहा जाता है भाई, क्योंकि पृथ्वी, अब इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होगा तो ये नीला दिखाई देगा ना दूर से, इसलिए नीला ग्रह के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। अब संपूर्ण जल का देखिए, अब जितना भी जल है, मतलब 71% जो भाग जल है ना, इसमें से 97.5% अर्थात 97.5% महासागरीय जल है। और मैं आपको बता दूं, ये जो महासागरीय जल होता है ना, उसको वो पीने योग्य नहीं होता, अर्थात उसको हम पी नहीं सकते। क्यों नहीं पी सकते भाई? ये जो है खारा होता है, बहुत ज़्यादा खारा होता है।
नमकीन होता है, हम इसको पी नहीं सकते। तो पीने योग्य जो जल है सिर्फ 2.5%, 2.5% जल ही है जिसको इंसान क्या करता है भाई, पीने के लिए उपयोग करता है। ठीक है, सिर्फ 2.5% जल का ही उपयोग इंसान जो है या अन्य जानवर हम जिसे कह सकते हैं, हालांकि इंसान ही ज़्यादातर यूज़ करता है, अन्य जानवर तो कहीं के भी जल को पी लेते हैं ना। तो 2.5% जल को ही जो है पीने के लिए शुद्ध माना गया है। बाकी 71% भाग में से 97.5% जो है जल है वह पीने योग्य नहीं है, समुद्री जल है, अर्थात महासागरीय जल होने की वजह से इसमें खारापन की अधिकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड बात करते हैं स्थल मंडल की कि आखिर ये स्थल मंडल होता क्या है। देखो, संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का अब 29%, भाई अभी हमने देखा 71% भाग क्या है, जलों से घिरा हुआ है। अब 100% में 71 जब आप माइनस कर दोगे तो हमारे पास कितना बच जाता है भाई, 29% भाग, है ना। तो संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का जो 29% भाग है वह स्थल मंडल है, अर्थात 29% भाग पर ही जो है इंसान हो या अन्य जीव जंतु हो वो निवास करते हैं। ठीक है, इसी 29% भाग में वन भी घिरा हुआ है मेरे दोस्तों, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो 29% भाग में स्थल भी है और वनों से भी ये आच्छादित हुआ है। इसके भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले ठोस शैवाल पदार्थों की परत है। देखो, अब ठोस शैवाल पाए जाते हैं, कहने का शैल पदार्थ पाए जाते हैं, शैवाल नहीं, यहाँ पर शैल पदार्थ। देखो, अब शैल पदार्थ मतलब बड़े बड़े चट्टान भी है ना। इसी 20% भाग में केवल मनुष्य ही नहीं रहता, बल्कि यहाँ पर आपको चट्टान भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर जंगल झाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगे, जो कि इसी 29% भाग का हिस्सा है ना। अब पृथ्वी में तीन प्रकार के पाए जाते हैं घटक, या 3 प्रकार के कौन से घटक पाए जाते हैं, ये घटक है ना भाई। तो 3 घटक देखो, पहला है आपका भूर्पपट्टी जिसको कहा जाता है, दूसरा है मेटल और तीसरा है कोर। तो ये जो है 3 प्रकार के पाए जाते हैं भाई पृथ्वी पर। ठीक है, परत जिसको हम कह सकते हैं। अब पृथ्वी के भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल, देखो भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का जो अनुपात है 3:7 के अनुपात में होते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं वायुमंडल की। जल स्थल अभी हमने देखा, वायुमंडल क्या होता है हम इस पर बात कर लें। तो विभिन्न प्रकार की जो गैसों का एक वातावरण, भाई वायुमंडल की जब हम बात करते हैं तो वायुमंडल में क्या सिर्फ O2 रहेंगी, क्या ऑक्सीजन गैस ही विद्यमान होता है क्या वायुमंडल में? नहीं, वायुमंडल तो बहुत सारी गैसों का मिश्रण है मेरे दोस्तों, है ना। नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम छोड़ते हैं वो भी तो वायुमंडल में ही जा रहा है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, बहुत सारे गैसों का जो मिश्रण है, यहाँ तक कि धूल के कण भी जो है हमारे वायुमंडल में मिला हुआ है ना, ये सभी जानते हैं। तो देखो, यह विभिन्न प्रकार की गैसों का एक वातावरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। भाई हमारे जो पृथ्वी है पूरी तरीके से किससे घिरा है? वायुमंडल से घिरा है, हवाओं से घिरा हुआ है। और जब हम समुद्र तल से, देखिए किसी भी स्थल को हम समुद्र तल से ही मापते हैं, याद रखना। तो समुद्र तल से 16 से 29 हजार किलोमीटर के बीच जो है वायुमंडल की ऊंचाई को मापा जाता है। ठीक है, अर्थात 16 से 29 हजार तक के जो किलोमीटर है तक की हम वायुमंडल उसको मानते हैं। और इस वायुमंडल में जल गैस हैं, जल वाष्प आपको देखने को मिलते हैं, धूल के कण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है ऑक्सीजन गैस तो आपको देखने को मिलेंगे ही, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैसों का जहाँ पर मिश्रण हो वो वायुमंडल होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वायुमंडल है जहाँ पर बहुत सारे तत्व जो है विराजमान होते हैं। अब वायुमंडल की जब बात आती है तो वायुमंडल की जो संरचना है, अब कितने प्रकार से ये वायुमंडल बना हुआ है भाई हम उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो वायुमंडल है 5 प्रकार की जो संरचनाओं से बना हुआ है। और ये संरचना, मैं यहाँ पर एक बात बता दूं आप सभी को, ये 5 संरचना जो कि वायुमंडल की संरचना है आपको दिख रहा है, आपके शिक्षक भर्ती में जो पूछा जाता है और 1-2 बार पूछा भी गया है भाई, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में ही पूछा गया है, मैं बता दूं आपको। तो ये जो 5 प्रकार है ना वायुमंडल की संरचना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। लेकिन यहाँ पर आपको जो फोकस करना है, आपको ध्यान देना है वो क्या है भाई, ये भी बता दूं मैं आपको। अंग्रेजी नामों पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट अंग्रेजी नाम के साथ पूछ दिया जाता है। यहाँ पर हिंदी शब्द दिया ही नहीं जाएगा, तो ऐसे में आप कैसे करोगे भाई, है ना। तो आपको समस्या ना हो, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है शिक्षक भर्ती में यहाँ पर पूरा जो है आपको इंग्लिश में ही दिया जाता है नाम को, है ना। तो आपको विशेष इस पर ध्यान देना होगा। चलिए एक एक करके हम इन 5 पॉइंट्स को बात करते हैं। तो वायुमंडल की जो संरचना है वो साथियों आपके 5 से बना हुआ, 5 मंडल से मिलकर के बना हुआ है।
क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, मध्य मंडल जिसको मेसोस्फियर बोलते हैं, आयन मंडल जिसको आयनोस्फियर बोलते हैं और बाह्य मंडल जिसको एक्सोस्फियर के नाम से जाना जाता है। तो इस 5 अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, अलग अलग प्रकार से हैं, हम इनकी भी बात करेंगे, एक एक करके हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम क्षोभ मंडल की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्षोभ मंडल आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए क्षोभ मंडल, इसका जो नामकरण है, क्षोभ मंडल का नामकरण टिजरेंस डीबोट द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है भाई? टिजरेंस डीबोट के द्वारा क्षोभ मंडल का नामकरण दिया गया है। याद रखना क्षोभ मंडल किसके द्वारा दिया गया है, अगर क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो आपको बनना चाहिए। ठीक है, क्षोभ मंडल का अन्य नाम अधोमंडल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। परिवर्तन मंडल, विक्षोभ मंडल, संवहनी मंडल आदि के नाम से भी इसको जाना जाता है क्षोभ मंडल को। ठीक है, क्षोभ मंडल सबसे शुरू की परत होती है साथियों, और इसकी औसत जो ऊंचाई है, ठीक है, इसकी हाइट जो है, औसत ऊंचाई विषुवत रेखा से यहाँ पर अगर हम मापें तो 11 किलोमीटर तक की ऊंचाई तथा ध्रुव से 6/8 किलोमीटर की ऊंचाई इसको हम जानते हैं मापी जाती है। ऊंचाई बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वैसे ही तापमान में कमी आती जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसी में हम क्षोभ मंडल जो है, ऊपरी क्षोभ मंडल पर जेट वायु धारा प्रवाहित होती है। देखो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। तो जेट वायुयान हवाई जहाज कहाँ बहता है, कौन से मंडल में वो चलता है, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया साथियों तो बिल्कुल आपको आंख बंद करके यहाँ पर क्षोभ मंडल, इसका सही आंसर दे देना है। जेट वायु धारा जो है क्षोभ मंडल में प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके अलावा ऋतु संबंधी जो घटनाएं हैं, देखो भाई मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है ना, जैसे आंधी तूफान आता है, ठीक है, बादल आता है, वर्षा होती है, तो ये सभी इसी क्षोभ मंडल पर होती है। क्योंकि जो बादल है, बादल का जमाव होता कहाँ पर है भाई? बादल का जमाव इसी क्षोभ मंडल में होती है, और जब टक्कर होता है तो वही पानी के रूप में गिर जाता है ना। तो ये सभी घटनाएं, चाहे हम बादल, वर्षा, बरसात की बात करें, चाहे जेट वायुयान ऋतु मौसम की बात करें, चाहे जेट वायुयान प्रवाहित होने की बात करें, तो ये सभी हमको क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेता हूं मैं। सेकंड है समताप मंडल। देखो भाई समताप मंडल की खोज भी टिजेंस डीबोट के द्वारा ही की गई है 1902 में। इसके द्वारा अर्थात समताप मंडल की खोज डीबोट के द्वारा ही की गई है, क्षोभ और समताप दोनों को। ठीक है, अब समताप मंडल में बात आती है भाई, एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखो समताप, सम धन ताप, ये दो वर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिला रहा है, सम और ताप। अब सम मतलब बराबर, ताप मतलब तापमान। ठीक है, जिसकी तापमान बराबर है वो तो समताप मंडल है भाई। बेसिक ये अगर हम डेफिनेशन के रूप में इसको समझें, देखो इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो भाई परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है, 20 किलोमीटर ऊंचाई तक जब आप जाते हो ना, इसका तापमान बिल्कुल समान होता है, इसीलिए इसका नाम भी है समताप मंडल। क्योंकि इसका तापमान पूरा समान है ना, समान होने की वजह से ही इसको समताप मंडल नाम दिया गया है। अब जो है इसकी औसत ऊंचाई जो है 30 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। जो समताप मंडल की ऊंचाई है ना, तो 30 से 50 किलोमीटर। कहने का तात्पर्य क्षोभ मंडल से ऊपर जब आप जाओगे ना, फिर ये समताप मंडल आता है। अब देखो समताप मंडल में क्या क्या क्रिया होती है। तो जो समताप मंडल आता है ना, इसमें ये करता क्या है, ओजोन परत पाया जाता है। इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। यदि क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया तो आपको बता देना है कि ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। और ये करता क्या है, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, देखो सूर्य से आने वाले जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं ना, उसको अवशोषित करता है और यह पृथ्वी पर आने से इसको रोक देता है, जिससे पृथ्वी की सुरक्षा होती है। अर्थात एक तरह से हम कह सकते हैं ये जो ओजोन परत है ना, पृथ्वी की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसको सुरक्षा कवच भी कह देते हैं हम, है ना। देखो ओजोन की जो मोटाई है, ठीक है, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई, डाप्टन इकाई का, डाप्टन यूनिट जिसको हम कह सकते हैं, तो डाप्टन इकाई का प्रयोग किया जाता है। याद रखना ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, या ओजोन की मोटाई नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो डाप्टन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है भाई। समताप मंडल में ओजोन होता है और ओजोन क्या करता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकता है पृथ्वी पर आने से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की बात करें हम, थर्ड आता है हमारा मध्यमंडल।
देखो भाई मध्यमंडल क्या होता है, इसकी जो औसत ऊंचाई है 50 से 90 किलोमीटर पाई जाती है। किसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है भाई, मध्यमंडल की 50 से 90 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई को हम मध्यमंडल के नाम से जानते हैं। और जैसे जैसे हम इन ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं ना, तो हमारे जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो कम होते जाता है। ठीक है, हमको लगता है, देखो भाई हमको लगता है कि जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो तापमान और बढ़ेगा, क्योंकि तापमान ऊपर तो सूर्य है, ऐसे सोचते हैं ना भाई हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो ना तो तापमान गिरते जाता है, कम होने भाई धरती का, पृथ्वी का तापमान इसलिए बढ़ा है क्योंकि जितना गैस हम लोग छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, गर्म हवा, और पेड़ पौधों का अभाव हो गया है, सही तरीके से हवा नहीं मिल पा रहा है, यही प्रमुख वजह है कि पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है। समझ रहे हो ना। चौथा पॉइंट आता है आयन मंडल। देखो भाई यहाँ आयन मंडल होता क्या है, इसको हम समझे तो पृथ्वी, देखो इसकी औसत ऊंचाई है, जो आयन मंडल की औसत ऊंचाई 90 से 640 किलोमीटर होती है, अर्थात 90 से 640 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है उसको आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आयन मंडल में क्या क्रिया होती है, तो विद्युत चुंबकीय जो किरणें हैं इसी आयन मंडल में पाई जाती है। अब विद्युत चुंबकीय किरणें आयन मंडल में पाई जाएंगी, मतलब इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण, जब जब व्यक्ति आयन मंडल में आप फेंक दोगे ना तो वो फिर नीचे नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर विद्युत चुंबकीय प्रभाव आने लगा, वहां पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव आने लगेगा, है ना। तो इसी आयन मंडल पर विद्युत चुंबकीय जो किरणें हैं वो आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो रेडियो तरंगे होती है ना, जैसे आपने देखा होगा बिलासपुर का प्रसारण है, आप जांजगीर में प्रसारित हो रहा है एफएम रेडियो 94.3 माई एफएम, है ना, तो आप सुन पा रहे हो, क्यों, इसी रेडियो तरंगों की वजह से। और रेडियो ये तरंग जो है ना तो ये रेडियो तरंग इसी आयन मंडल से ही रेडियो तरंग को पूरा फैलाया गया है। ठीक है, तो उसी की वजह से जो है ये पूरी कहना चाहिए पूरी तरीके से एक शहरों में प्रकाशित होता है रेडियो के माध्यम से। क्लियर है भाई। चलो अब इसी जो है आयन मंडल में संचार उपग्रह, देखो अभी हमने कहा भाई फोन कॉल्स कर रहे हो आप, है ना, तो संचार जो उपग्रह है इसी आयन मंडल में उपस्थित होता है ना। अब ध्रुवों पर लाल रंग का, देखो ध्रुवों पर जो लाल रंग का अरोरा ज्योति की चमक आपने देखा होगा। ठीक है, अरोरा ज्योति की जो चमक, ध्रुव चमकने लगते हैं तो इसी मंडल के कारण ही, आयन मंडल के कारण ही चमकने लगते हैं। ठीक है, और जरा हमन कही था ना मैं जोगनी चमका थे, वो तो अलग चीज होती थी, लेकिन जो पूरा बादल भर छाया रहती ना वो आयन मंडल एक तरह से। ठीक है, उसी की वजह से ये सब चमक आप मतलब देखे पर मिलते। अगला आता है इसमें, देखो अगला है बाह्य मंडल। अब ये बाह्य मंडल क्या है भाई, नाम से स्पष्ट ना, सबसे बाहरी मंडल को हम बाह्य मंडल कहेंगे। अब बाह्य मंडल की औसत जो ऊंचाई है 640 किलोमीटर से ऊपर की जितनी फिर ऊंचाई आती है वो सभी क्या है, बाह्य मंडल के रूप में इसको हम जानते हैं। ठीक है, 640। अब देखो इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। आपने देखा होगा जब हीलियम गैस किसी गुब्बारे में भर दोगे ना तो फिर नीचे नहीं आता मेरे दोस्त, वो तो ऊपर ही हल्का है सबसे। ठीक है, ये ऊपर हल्की गैस होने की वजह से ये ऊपर जाने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये यहाँ पर जो है आपका बाह्य मंडल में हीलियम आदि गैस की जो है मिश्रण आपको देखने को वहां पर फिर मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है पृथ्वी के घटक को, बहुत जरूरी है भाई, आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। पृथ्वी की जो संगठन है अर्थात पृथ्वी में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल जाता है। एक तो आपको मिलता है ऑक्सीजन, और इसकी जो मात्रा है 44.6% ऑक्सीजन है, 27.7% सिलिकॉन है, 8.1% एल्यूमिनियम है, 5% लोहा है, 3.6% कैल्शियम है और 2.83% जो है सोडियम है। इस तरह से आप घटक जो है आपको संगठन देखने को मिलते हैं। वायुमंडल में गैसों की मात्रा पर यहाँ मैं बात कर लूँ कि कितना कितना मात्रा में यहाँ पर गैस हैं, ये अति महत्वपूर्ण है भाई, पूछे गए हैं। तो देखो नाइट्रोजन की जो मात्रा है 78% भाग पर नाइट्रोजन ही है गैसों के मिश्रण में। सबसे ज्यादा गैसों के मिश्रण में नाइट्रोजन गैस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन है 20.99% ऑक्सीजन है, और लगभग 21 मान सकते हैं, कहीं कहीं 21 दिया रहता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ठीक है, आर्गन है 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 0.03% है, और नियान गैस जो है 0.0018% है, और हीलियम गैस 0.0005%
5% जो है हीलियम गैस की प्रधानता है और ओजोन और बिल्कुल नगण्य के बराबर है। यहाँ पर 0.0000001% ओजोन का मिश्रण है। तो यहाँ से आपको याद रखना है भाई, नाइट्रोजन आपका आ चुका है, ऑक्सीजन भी आ चुका है, तो पूरा सभी को याद रखना है ना, पॉइंट टू पॉइंट देखिए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैंने इसीलिए रखने का प्रयास किया है। एक ही बिंदु पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको पूरे याद कर लेना है भाई, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में भी आते हैं, है ना। और जब एग्जाम में आते हैं तो आपको समझना होगा, इसको जानना होगा, दिमाग में बैठा लेना होगा। जो अभी मैं स्टडी करवा रहा हूँ साथियों, ये हमारे नोट्स हैं और जो भी साथी हमारे पेड क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको सभी विषयों के क्लासेस बिल्कुल कम शुल्क के साथ मिल रही हैं। आप अन्य क्लास में जाएंगे तो आपको शुल्क ज़्यादा लगता है, लेकिन हमारे जब आप चैनल में आए हैं तो 999 रुपये सहायक शिक्षक की कंप्लीट बैच आपको मिलने वाली है। जो साथी शिक्षक वर्ग 2 की लेना चाहते हैं वो 1199 रुपये में ले सकते हैं और ऑफर भी अवेलेबल है भाई। मैं आपको बता दूं साथियों, यदि आप बैच लेना चाहते हैं कूपन कोड का उपयोग करेंगे तो 999 रुपये से भी आपको कम पड़ेगा। और कितना कम पड़ेगा उसको जानने के लिए आपको जो है हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सीजी जॉब एजुकेशन आप अपने प्ले स्टोर में जाकर सर्च कीजिए और प्ले स्टोर में जैसे ही सर्च करेंगे तो नंबर नहीं डालना है भाई, सबसे शुरू में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्टर जहाँ पर लिखा है उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद आप नंबर डालेंगे। कई साथी शुरू से नंबर डालने लगते हैं, वो जो पहले से आईडी पासवर्ड जिसका बन चुका है वो डालना है भैया ना। जो नए साथी हैं, नए इंस्टॉल कर रहे हैं एप्लीकेशन को, वो रजिस्टर वाले ऑप्शन में जाएंगे, टच करेंगे, फिर आप नंबर डालेंगे, आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के डालेंगे आप, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। साथियों का बहुत सारे साथी हमारे जो पीडीएफ नोट्स खरीदना चाहते हैं तो हम अभी पीडीएफ नोट्स अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्दी जो साथियों आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगी। पीडीएफ नोट्स या जितनी भी क्लासेस आपको चाहिए जो है, इनकी नोट्स अगर चाहिए या हमारे पेड क्लास से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल मैसेज कर सकते हो। हम मैसेज आप सभी जो मैसेज करते हो उनका रिप्लाई हम करते हैं। तो 88397300 और 92, ठीक है, 92 इस नंबर पर जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं और जुड़ करके जो है पेड क्लास से संबंधित इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही साथियों, जुड़े रहेंगे, अगली क्लास को कंटिन्यू रखेंगे हम, ठीक है। अगले में हम जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में विस्तार से बात करेंगे, साथ ही साथ जितने भी अन्य जो टॉपिक्स है यूनिट फर्स्ट में हम उन पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।